गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा बी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। हमारा टॉपिक चल रहा है हमारा थॉमस हॉब्स। देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो उल्लेख किया है उसका हमने वर्णन किया, अध्ययन किया। इसमें उसने बताया कि मानव का स्वभाव कैसा है, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी उस समय की, समझौता क्यों किया गया, व्यक्ति के जीवन संपत्ति की असुरक्षा के कारण और मृत्यु के भय के कारण उन्होंने समझौता किया। और समझौता का जो स्वरूप था उसमें समाज और राज्य अर्थात राजनीतिक एक समझौता था, जिसमें राजनीतिक समझौता होता है जिसमें समाज और राज्य एक साथ स्थापित होते हैं। हॉब्स के राज्य में संप्रभु का आदेशी कानून है। हॉब्स का जो शासक है वो निरंकुश है। तो आज उसी क्रम में हम हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद का अध्ययन करेंगे। हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद हॉब्स को एक व्यक्तिवादी विचारक भी माना जाता है। हॉब्स ने जहां निरंकुश और असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, वहीं दूसरी ओर उसकी विचारधारा व्यक्तिवादी है। कहने को तो असंगति पूर्णतः लगती है, लेकिन पूर्णतः सत्य है। आपने निरंकुश व असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। वहीं दूसरी ओर उसकी राजनीतिक विचारधारा में व्यक्तिवाद की स्पष्ट एवं प्रबल झलक, प्रबल दर्शन होते हैं। उसके विचारों में बिल्कुल ऐसा लगता है कि हॉब्स एक व्यक्तिवादी विचारक भी है। हॉब्स की मूल धारणा यह कि जितने भी संघ, समुदाय, संस्थाएं और राज्य है, ये सब व्यक्तियों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। व्यक्ति ही इन संघ, समुदाय, राज्य, व्यक्ति ही प्रमुख इकाई है। अतः व्यक्ति का सुख दुख, अच्छाई बुराई, उचित अनुचित, राज्य का सुख दुख, अच्छाई बुराई समझा जाना चाहिए।
हाब्स की जो मूल धारणा है यह है कि हाब्स की मूल धारणा यह है कि जितने भी संघ समुदाय राज्य हैं, राज्य संस्थाएं है, इन सबका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया है अतः व्यक्ति सभी संस्थाओं की प्रमुख इकाई है, इसलिए व्यक्ति का सुख दुख राज्य का सुख दुख माना जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के जो प्रमुख स्वरूप दिखाई देते हैं, जो धारणा दिखाई देती है, जो विचार दिखाई देते हैं, वो प्रमुख बिंदु निम्न हैं। पहला है मानव स्वभाव संबंधी धारणा। हाब्स के मानव स्वभाव संबंधी धारणा उसके व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल है, क्योंकि हाब्स ने मनुष्य को अरस्तु के समान एक सामाजिक प्राणी नहीं माना है, बल्कि असामाजिक प्राणी माना है, जो हमेशा स्वार्थ में लगा रहता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहता है, निरंतर संघर्ष करता रहता है। किसके लिए? यश और शक्ति की वृद्धि के लिए। तो ये विचारधारा, ये विचार हाब्स को व्यक्तिवादी बनाते हैं। हाब्स की मानव संबंधी धारणा उसकी व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल है। हाब्स मनुष्य को अरस्तु के समान सामाजिक प्राणी नहीं मानता। वह मनुष्य को
असामाजिक प्राणी मानता है। कैसा मानता है? असामाजिक प्राणी। क्यों? जहां सामाजिक प्राणी होगा वह समाज के नियम कानून के अनुसार उसको चलना होगा। हाब्स का तो मानव स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, असामाजिक प्राणी है, स्वार्थ है, हमेशा लड़ाई झगड़ा संघर्ष युद्ध की स्थिति में रहता है और केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहता है, युद्ध की स्थिति में रहता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्ति सत्य जैसी कहावत हाब्स के मानव पर चरितार्थ हाब्स करता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य एक कृत्रिम संस्था है। क्या है? हाब्स राज्य को क्या मानता है? एक कृत्रिम संस्था मानता है। हाब्स के अनुसार राज्य एक कृत्रिम और सामाजिक समझौते का परिणाम है और जिसके द्वारा राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के द्वारा की गई है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई है और राज्य का अस्तित्व केवल व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति तक है। व्यक्ति का जीवन संपत्ति सुरक्षित रहे, वहीं तक राज्य का उद्देश्य है। दूसरा बिंदु है राज्य कृत्रिम संस्था है। हाब्स राज्य को एक कृत्रिम संस्था व समझौते का परिणाम मानता है। जिसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। कल भी बात को हमने देखा था कि राज्य का व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप एक राज्य की उत्पत्ति की। किस लिए? सिर्फ अपने जीवन संपत्ति की सुरक्षा के लिए, ताकि व्यक्ति अपना आराम से जीवन गुजार सके, अपनी संपत्ति की रक्षा कर सके। तो राज्य को हाब्स क्या मानता है? समझौते का परिणाम और कृत्रिम संस्था मानता है। हाब्स कभी इस बात को नहीं मानता है कि राज्य ईश्वरीय संस्था है, प्राकृतिक संस्था है। केवल उसके मस्तिष्क में यह विचार है कि राज्य का जो निर्माण किया जाए वो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए, व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राज्य साधन राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। व्यक्ति साध्य है। राज्य को कृत्रिम और सामाजिक समझौते का परिणाम मानने का निष्कर्ष यह हुआ कि राज्य साधन और व्यक्ति साध्य है। राज्य को बनाया किस लिए? व्यक्तियों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। अतः राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। राज्य का अस्तित्व तभी तक रहेगा जब तक राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करता रहेगा,
उसके अस्तित्व की सुरक्षा करता रहेगा, उसकी संपत्ति की रक्षा करता रहेगा। साथ साथ व्यक्ति के विकास में यदि कोई बाधा आती है तो उन बाधाओं को दूर करने का काम किसका है? राज्य का है। तो इस दृष्टि से राज्य क्या है? साधन है और व्यक्ति साध्य है। राज्य को कृत्रिम व सामाजिक समझौते का परिणाम मानने का निष्कर्ष यह है, निष्कर्ष यह हुआ कि राज्य साधन है। क्या है? राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। व्यक्ति साध्य है। व्यक्ति साध्य है। और राज्य का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो व्यक्ति के साध्य की पूर्ति करता रहेगा। अगला है हाब्स व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्रतिरोध करने की आज्ञा देता है, अधिकार देता है। अर्थात हाब्स का मत है कि व्यक्ति ने राज्य को केवल और केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? आत्मरक्षा के लिए बनाया है। और व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह राजा की आज्ञा का पालन करे। लेकिन राजा यदि व्यक्ति को गलत आज्ञा देता है, अनुचित आज्ञा देता है, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति उस आज्ञा को ठुकरा सकता है, अवज्ञा कर सकता है। अर्थात व्यक्ति केवल उन्हीं आज्ञाओं का पालन करेगा जिनसे उसकी आत्मरक्षा के अधिकार पर कोई आघात न पहुंचता हो। हाब्स का मत है कि व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है। आत्मरक्षा के लिए किया है। किसके लिए किया है? अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है। अतः व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह राजा की आज्ञा का पालन करे, लेकिन उससे आज्ञा का पालन करने का अधिकार देता है जिससे उसकी आत्मरक्षा का अधिकार को कोई आघात नहीं पहुंचता है। हाब्स तो यह भी लिखता है कि यदि संप्रभु व्यक्ति को उसकी हत्या करने, आक्रमणकारी को जख्मी न करने, भोजन, वायु,
दवाइयों के सेवन करने पर प्रतिबंध लगाता है, मना करता है, जो उसके जीवन के लिए जरूरी है, आवश्यक है, तो ऐसे आज्ञा को ठुकरा सकता है, अवज्ञा कर सकता है, मानने से इनकार कर सकता है। हाब्स तो अपने व्यक्ति को यह भी कहता है कि वह सेना में भर्ती होने से मना कर दे, सेना में भर्ती होने से मना कर दे। साथ साथ हाब्स तो व्यक्ति को इतना अधिकार देता है कि यदि हाब्स ये कहता है व्यक्ति को जेल से भाग जाना चाहिए यदि उसको पता लगे कि उसके खिलाफ फौजदारी का कोई फौजदारी कार्यवाही की जा रही है, तो उसको जेल से भाग जाना चाहिए, अर्थात उसका जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। यह आपका व्यक्तिवादी बनाता है। हाब्स ये भी कहता है कि यदि संप्रभु में व्यक्ति के रक्षा करने की क्षमता नहीं है तो व्यक्ति को उस संप्रभु के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए, उसका प्रतिकार कर देना चाहिए। तो ये सब विचार क्या है? ये सब विचार व्यक्तिवादी विचारधारा के तहत आते हैं। तो ये सब विचार आपको क्या बनाते हैं? व्यक्तिवादी बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य के कार्यों में निषेधात्मक धारणा। राज्य के कार्यों के संबंध में निषेधात्मक धारणा। हाब्स के द्वारा राज्य के कार्यों के संबंध में निषेधात्मक धारणा को अपनाया गया है। हाब्स अपने शासक को व्यक्ति के जीवन में अनुचित हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता है। व्यक्ति के निजी जीवन में शासक को बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कानून का काम यह है कि व्यक्ति को सन्मार्ग को ले जाए, अच्छे मार्ग को ले जाए। व्यक्ति के विकास में यदि कोई बाधा आ रही है तो उन बाधाओं को दूर करने का काम राज्य का है, कानून का है। कि व्यक्ति चंचल होता है, स्वार्थी होता है, इसलिए गलत रास्ते पर जा सकता है, इसलिए उस गलत रास्ते को दूर करने का काम कानून का है। उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव की बुद्धि और अंतःकरण राज्य से दूर है। बुद्धि और अंतःकरण राज्य से परे है, वो उसकी सीमा में नहीं आ सकता है। हाब्स के राज्य में व्यक्तियों का क्रय विक्रय, आवास, रहने का स्थान, व्यापार और स्वतंत्रता उसको देता है, चुनने का अधिकार है। सब इस पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। राज्य का काम केवल व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, उसके निजी जीवन में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आज हमने आपके व्यक्तिवादी विचार संबंधी देखे। अब मैं आपसे थॉमस हॉब्स से संबंधित आपको कुछ प्रश्न बताना चाहता हूं। ऑब्जेक्ट टाइप जो आपके एग्जाम से संबंधित हो, एग्जाम आएंगे आपके, हो सकता है आ जाए। सबसे पहला, लेवियथन क्या है? लेवियथन हाब्स का क्या है? ग्रंथ है। लेवियथन रचना है, आपकी पुस्तक है। पुस्तक किसकी है? ये हाब्स की है। जिसमें पुस्तक है हाब्स की, रचना की है। रचना किसने की है? हाब्स के द्वारा की गई है। इसके द्वारा की गई है, हाब्स के द्वारा की गई है। शासक समझौते का पक्षकार नहीं है, यह कथन किसका है? थॉमस हॉब्स का है। शासक समझौते का पक्षकार नहीं है, कथन किसका है? हॉब्स का है। संप्रभुता का प्रमाणित व्याख्या कौन माना जाता है? थॉमस हॉब्स माना जाता है। और
निरंकुश राज्य का समर्थन कौन करता है? निरंकुश राज्य का समर्थन किसके द्वारा किया गया है? आपके द्वारा किया गया है। हाफ का मानव स्वभाव कैसा है? पढ़ा चुका हूं आपको मैं। कैसा मानव स्वभाव? स्वार्थी और झगड़ालू। स्वार्थी व झगड़ालू है। कैसा है? झगड़ालू। और प्राकृतिक अवस्था कैसी है आपकी? प्राकृतिक अवस्था कैसी है? अराजकता की अवस्था है। अराजकता की अवस्था है। कैसी है? अराजकता की अवस्था है। तो हमने व्यक्तिवादी विचार, थॉमस की व्यक्तिवादी विचारधारा का अध्ययन किया है। आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।